अब आवाज सही आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये देखिए ए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, और बी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 1 घंटे में 10 किलोमीटर पे पहुंच जाएगा। तो ए बी से 1 घंटे में कितना आगे निकल जाएगा? सर 10। 10। तो ए की जो स्पीड है वो बी के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में हो जाएगी बी ए माइनस बी बी, यानी कि 20 माइनस 10, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर होगी। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, अब देखिए कि अगर इसके डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं, सपोज करिए कि b जो है वो इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर चलता है। जैसे ये a है, इसकी स्पीड इस तरफ है, इसको हमने लिखा 20 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरा केस हम कंसिडर कर रहे हैं, और b की स्पीड इस तरफ है 10 किलोमीटर पर आवर। तो a 1 घंटे में 20 किलोमीटर मार्क पे पहुंच जाएगा, और जो b है वो यहाँ पे आ जाएगा -10 किलोमीटर। अगर हम इसको जीरो लेते हैं, इसको जीरो कंसिडर करते हैं, तो ये इससे जीरो से आगे 20 किलोमीटर निकल जाएगा, और ये b जीरो से पीछे 10 किलोमीटर चला जाएगा। तो फिर a b से कितना आगे निकल जाएगा 1 घंटे में? 30। तो ये वाली जो स्पीड है, एक डायरेक्शन आपको देनी पड़ेगी। जैसे a की स्पीड तो हमने ली +20 किलोमीटर पर आवर, तो b की स्पीड को हम क्या लिखेंगे? b की स्पीड हो जाएगी -10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको जब भी वन डायमेंशन पे आप मोशन कंसिडर करेंगे, तो उसमें आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे हम अगर इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वाली जो स्पीड है ये 20 किलोमीटर पर आवर होगी, और ये वाली स्पीड -10 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ए की जो वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगी बी ए माइनस बी बी। अब बी ए की वैल्यू हो गई 20 और बी बी की वैल्यू हो गई -10, तो 20 + 10 30 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा वी ए माइनस वी बी, लेकिन जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखेंगे। एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव से लेते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव से लेंगे। इसी केस में अगर हम बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालें ए के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो वी बी की वैल्यू तो 10 हो गई और वी ए हो गया 20, तो 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा? -10 किलोमीटर पर आवर। माइनस का मतलब है कि ये उससे पीछे रह जाएगा, या ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे वी बी ए कैलकुलेट करेंगे, तो वी बी हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो वी बी की वैल्यू -10 हो गई और वी ए की वैल्यू 20, तो ये -30 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में जितना होगा, बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में उसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर इज वी ए माइनस वी बी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3.8 है एनसीईआरटी का। इसमें है कि ऑन अ 2 लेन रोड कार A is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। तो A की वेलोसिटी दे रखी है, A is 36 किलोमीटर पर आवर। Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। और दो कार हैं B और C जो इसको अप्रोच करते हैं। जैसे ये A की वेलोसिटी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर,
अब दो कार है, एक बी और एक सी, ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करता है। इसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन से इसको अप्रोच कर रही है, इसकी स्पीड भी 54 किलोमीटर पर आवर है ना। तो अगर हम इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये -54 किलोमीटर पर आवर। तो वी हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, वी हो गया 54 किलोमीटर पर आवर और वीसी हो जाएगा -54 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने इनको माइनस प्लस से इसके डायरेक्शंस को बता दिया। At a certain instant when the distance AB is equal to AC, both being 1 किलोमीटर। अब एक इंस्टेंट है, इस पे ये 1 किलोमीटर है और ये वाली डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर। तो A और C, B और C दोनों A से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। B decide to overtake A before C does। ये B A को ओवरटेक करना चाहता है C से पहले। तो देखिए अगर ये इसी स्पीड से चलते रहेंगे 54 किलोमीटर पर आवर से और ये भी 54 किलोमीटर पर आवर से और ये वाली जो कार है वो सी की तरफ चल रही है, तो क्योंकि ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है और सी ए की तरफ आ रही है, तो इस वाली सिचुएशन में सी जो कार है वो ए को पहले अप्रोच कर जाएगी, बी बाद में करेगी। लेकिन बी चाहता है कि मैं ए को ओवरटेक कर लूं, तो इसको अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि खुद को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चाहता है कि वो पहले ओवरटेक करे। B decide to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? ठीक है, तो इसका हमें एक्सेलरेशन बताना है कि ये एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इसको A को इससे पहले अप्रोच करना पड़ेगा। तो C की रिलेटिव वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? ये हो जाएगा VC माइनस VA। तो VC हो गया -54 और V हो गया 36, तो ये -100 किलोमीटर पर आवर हो। तो C को कितना टाइम लगेगा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर C टू ओवरटेक A। तो C को A तक पहुंचने में या A को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और स्पीड है 100, तो 1/100 आवर लगेंगे। तो इसको कितना टाइम लगेगा? D/S यानी कि 1/100 आवर। इसको 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है और ये 54 और 36 90 हो जाएगा, -90। तो अगर इसको R को हम मिनट्स में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में चेंज करें तो और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 यानी कि 40 सेकंड। तो C को A को ओवरटेक करने में या अप्रोच करने में 40 सेकंड लगेंगे। अब इसको यही वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो B की जो रिलेटिव वेलोसिटी है C के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा B की रिलेटिव वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में BB माइनस BA, तो ये 54 माइनस 36 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर हो। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसको A को अप्रोच करने के लिए कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा और उसका हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, 80²। तो देखो ये 40 सेकंड में अप्रोच करेगा एक कांस्टेंट स्पीड से, तो ये अगर इसको 40 सेकंड में अप्रोच करेगा तो जो एक्सीडेंट है वो अवॉइड हो सकता है, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो 40 सेकंड ये लगाएगा तो ये तेज होगा और इसको जल्दी पकड़ लेगा। तो इसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा इसको अप्रोच करने में, जितना इसका टाइम है, क्योंकि उसने मिनिमम टाइम पूछा है, तो इससे ज्यादा टाइम वो नहीं ले सकता है, तो मिनिमम टाइम होगा 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन मिनिमम होना चाहिए, तो जो डिस्टेंस है वो तो उसको ये 1000 मीटर कवर करना पड़ेगा।
और जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, ये 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम उसको 40 सेकेंड लगना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन मिनिमम चाहिए। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 200, 800 हो गया, तो 1/2 a और ये 1600 हो गया, तो a की वैल्यू हो जाएगी 800 डिवाइडेड इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1600, तो 1600 डिवाइड बाय 1600 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कम से कम कितने एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए कि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का क्या वो है कॉन्सेप्ट के, ये जो c है वो a की तरफ चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों की स्पीड a को अप्रोच करने की अलग अलग हो जाएगी। इसकी स्पीड तो होगी -90 किलोमीटर पर आवर, और अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये -90 इंटू 5/18 यानी कि -25 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से कि c a को अप्रोच करेगा तो 25 मीटर पर सेकंड से अप्रोच करेगा, और उसको 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर हो गया। इससे हमने निकाल दिया कि इसको 40 सेकंड लगेंगे। अब इसको भी 40 सेकंड लगने चाहिए, ठीक है, कि ये इसको पहले इसको ओवरटेक कर ले, तो उसका मिनिमम एक्सेलरेशन हुए कैलकुलेट करना। तो इसके लिए हमने t को 40 ले लिया और इसकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, b की रिलेटिव वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में, तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा, और उससे ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.9, वो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 3 minutes. तो देखिए ये एक टाउन है A और ये एक टाउन है B, और इससे टाउन A और B से बस जाती है, A से B के लिए और B से A के लिए। तो जैसे ये एक बस गई है दूसरी बस, तो ये पहली बस और ये दूसरी बस, तो पहली बस निकली उसके बाद दूसरी बस निकली, तो इसमें t मिनट का टाइम है, मतलब जो बस सर्विस है वो t मिनट की है। इसी तरह से इधर से जो बसेस चलेंगे, है ना, ये बसेस चलेगी तो इनमें t मिनट का टाइम, तो हर t मिनट के बाद इधर से एक बस जा रही है और इधर से एक बस जा रही है। ये B1 डैश हो गया, ये B2 डैश हो गया। तो हर t मिनट के बाद बस A से B की तरफ जाती है और B से A की तरफ जाती है। A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction from A to B. एक साइक्लिस्ट है, ये एक साइक्लिस्ट है और ये साइक्लिस्ट नोटिस करता है A man cycling with a speed of 20 km per hour. इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है A से B की तरफ, A से B की तरफ, और ये क्या नोटिस करता है that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion. तो ये नोटिस करता है कि ये जो बस है ये इसको 18 मिनट में पास कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो साइक्लिस्ट है वो इसको नोटिस करता है कि भाई ये 18 मिनट में इसको पास करती है, यानी कि एक बस और दूसरे बस में 18 मिनट का टाइम है। तो ये चलते चलते नोटिस करता है कि दो बसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 18 मिनट में कवर होती है, और सामने से आने वाली बसों के लिए वो क्या नोटिस करता है, एंड एवरी 6 मिनट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये वाली जो बसेस है इनके बीच का टाइम उसे 6 मिनट का लगता है। तो ये साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है, तो ये बस की अपनी एक वेलोसिटी होगी, ये हमने बस की वेलोसिटी को वीवी कंसीडर कर ली, ठीक है, ये बस की वेलोसिटी हो गई वीवी और ये बस की वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें जो बस की वेलोसिटी है इसके साइकिल के रिस्पेक्ट में वो कम होगी क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और
इसमें जो बस की वेलोसिटी है साइकिल के रिस्पेक्ट में वो ज्यादा होगी क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन से इसको अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसका टाइम उसे कम लगता है 6 मिनट और इसका टाइम उसे ज्यादा लगता है। लेकिन दोनों ही केसेस में बस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इस दोनों केसेस में इक्वल रहेगी। ठीक है, तो ए से बी की तरफ देखिए, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाते हुए ये जो डिस्टेंस है एस, ये वाली जो पीछे वाली बस है वो इस डिस्टेंस को, इसको जो लगता है वो कितनी देर में वो उसको कवर करती है। तो जब ए से बी की तरफ ये नोटिस करता है साइकिल वाला कि बसों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 18 है, 18 मिनट में कवर होती है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बस कैलकुलेट करिए, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल ए से बी की तरफ। तो ये जो बस की स्पीड है इसको हमने v कंसिडर कर लिया, तो साइकिल के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी होगी, vbc, तो ये हो जाएगा vb माइनस vc, तो vb हो गया v और vc हो गया 20, तो v माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। इसको ये लगता है कि भाई टाइम जो है इन दोनों बसों को जब ये क्रॉस करेगा, पहले एक बस निकलेगी फिर दूसरी बस निकलेगी, तो उसमें 18 मिनट का टाइम वो नोटिस करता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो डिस्टेंस है s, ये बस इस रिलेटिव वेलोसिटी से साइकिल को क्रॉस करता है 18 मिनट में, तो 18 मिनट का मतलब हो गया 18/60। तो एक बस पहले इसको साइकिल को क्रॉस करती है, फिर दूसरी बस साइकिल को क्रॉस करती है, तो जब दूसरी बस साइकिल को क्रॉस करेगी तो इतनी डिस्टेंस को कवर करेगी इस रिलेटिव वेलोसिटी से। तो सीधी सी इक्वेशन बन जाएगी, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को भी आर में चेंज कर लेंगे, 18 मिनट दिया हुआ है तो ये 18/60 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बी से ए की तरफ, फ्रॉम बी टू ए, जब बस बी से ए की तरफ चल रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल कितना हो जाएगा, vb माइनस vc। तो vb तो v हो गया, और जब साइकिल इस तरफ जाएगा तो अगर हम v को पॉजिटिव लेंगे तो साइकिल की स्पीड को -20, तो ये v प्लस 20 किलोमीटर पर आवर होगा, और टाइम इसको लगता है 6 मिनट। सामने आने वाली बस जो है वो नोटिस करता है कि 6 मिनट में उसको क्रॉस कर रही है, तो s इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम हो गया 6 मिनट यानी कि 6/60 आवर्स। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए तो हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 v माइनस 20 इंटू 18/60 इज इक्वल टू v प्लस 20 इंटू 6/60। ये 60 से ये 60 कैंसिल होगी और 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20, तो 3v माइनस v 2v हो गया और 60 प्लस 20 80, तो v की वैल्यू हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो बसेस हैं वो बसेस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही। तो क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस। एक तो ये बस सर्विस का टाइम पीरियड पूछा है कि बस सर्विस के बीच में कितना टाइम लगेगा, एंड विथ व्हाट स्पीड डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड। तो एक आंसर तो आ गया कि बसेस की कितनी स्पीड है, तो बसेस की स्पीड तो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब उसे ये और पूछा है कि t की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो s की वैल्यू हमें मिल जाएगी, s हो जाएगा 40 माइनस 20 इंटू 18/60, तो 40 माइनस 20 इंटू 18/60 हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो दो बसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है और उसमें t मिनट का टाइम लगता है, तो उसकी t की वैल्यू पूछिए, तो t क्या हो जाएगा, t
t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड h by v। तो डिस्टेंस है 6 और स्पीड है 40, तो ये किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो ये 6/40 आवर्स आ जाएगा। आवर्स को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 6/40 इंटू 60, 0 से 0 कट गया और 36/4 9 आ जाएगी, तो टी की वैल्यू 9 मिनट आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो टी है, इन दोनों के बीच में जो टाइम लगता है, ये कैपिटल टी से हम डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल टी की जो वैल्यू है दैट इज 9 मिनट। तो जो बस सर्विस है वो 9 मिनट की है और बस की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, ये सफिशिएंट है। इन दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। अब इसमें एक पार्ट और बचा है एंड दैट इज ग्राफ्स। ये काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स और हमें सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब ग्राफ स्टडी करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ। तो ग्राफ के लिए एक जनरल चीज सीखते हैं कि इसके लिए ग्राफ को स्टडी करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, आप जब इसके बीच में ग्राफ बनाते हो तो आपको कर्व मिल सकता है, स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, लेकिन कुछ भी मिलेगा आपको, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप जब टेंजेंट बनाओगे तो इस टेंजेंट को समझना जरूरी है कि टेंजेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो टेंजेंट है इसका स्लोप हमें किससे मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो ये स्लोप हमें समझना है। स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है कि x एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है। जैसे ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है, ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो जो स्लोप है इसका दूसरा फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो ये इसके इंक्लिनेशन को बताती है कि x एक्सिस से कितना एंगल बनता है। तो जो x एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप हो जाएगा tan 0 0, और जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो अलग अलग ग्राफ में ये स्लोप अलग अलग चीजों को बताता है, और स्लोप जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाओगे, तो यहाँ पे हमने टेंजेंट बनाई, तो ये आप देखिए कि इसका जो एंगल है वो बढ़ गया, तो थीटा डैश थीटा से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल कम है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो टेंजेंट बनाओगे तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, और आगे बनाओगे तो और बड़ा हो जाएगा, ऐसे ये एंगल कम भी हो सकता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ग्राफ की, उससे ये एंगल यानी कि जो स्लोप है वो बढ़ता है या घटता है। और स्लोप एक फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है अलग अलग ग्राफ्स में। जैसे अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हो, ये पोजीशन हो गया s और ये टाइम हो गया, तो इसका जो स्लोप है वो ds dt यानी कि स्पीड को बताएगा।
तो पोजीशन टाइम का जो स्लोप है वो किस चीज को डिनोट करता है? स्पीड को। और अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ निकालोगे, ये जैसे वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ किस चीज को बताएगा? ये dv/dt को बताएगा, और dv/dt किस चीज को बताता है? एक्सेलरेशन। तो ग्राफ सबके देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनकी जो स्लोप की वैल्यू है वो अलग अलग चीजों को डिफाइन करेगी। जैसे अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाते हो तो जो स्लोप है वो वेलोसिटी को बताएगा, और अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाते हो तो जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को बताएगा। आप सपोज करिए कि ये स्पीड टाइम का ग्राफ है, ये स्पीड टाइम का ग्राफ है, और जैसे आप आगे जा रहे हो तो इसका मतलब है कि जो इसकी स्लोप है वो इंक्रीज हो रही है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और इसका डिस्कशन करते हैं। ले लिए सर। तो पहले देखिए स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये एस, ये टी। तो एस यहाँ पे पोजीशन को बता रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसका स्लोप 0 है। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएगा, यानी कि स्लोप 0 है। और स्लोप किसको डिनोट करता है? ds dt। ds dt का मतलब हो गया स्पीड। स्पीड 0 है, स्पीड 0 है मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट। जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे, मूव नहीं करता। क्लियर है बेटा? और दूसरा देखिए, दूसरा ग्राफ है इस तरह से। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो आप इसमें एक ही टेंजेंट बना सकते हो। आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो उसका जो एंगल है वो सेम ही बना रहेगा, ये वाला एंगल सेम रहेगा। तो इसमें थीटा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टेन थीटा भी कांस्टेंट होगा। टेन टेन थीटा किसको बताता है? स्लोप को। तो स्लोप नहीं बदल रहा है, स्लोप कांस्टेंट है। और स्लोप किसको बताएगा यहाँ पे? ds dt। ds dt, ds dt मतलब स्पीड। तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रही है। अगर स्पीड नहीं बदल रही है इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है ना? तो ये मोशन कैसा होगा? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक ही स्पीड का मोशन है, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। स्पीड एक जैसी बनी रहे मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इस तरह का ग्राफ है। तो आप देखिए कि अगर यहाँ पे टेंजेंट बनाते हो तो आपको एक एंगल मिलता है θ1, और अगर यहाँ पे टेंजेंट बनाते हो तो आपको ये एंगल मिलता है θ2, यानी कि θ2 थीटा से बड़ा है। θ2 इज ग्रेटर देन θ1, एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब tan θ2 tan θ1 से बड़ा होगा। m at t2 इज ग्रेटर देन m at t1। ये वाला जो पॉइंट है इसको सपोज करिए t1 है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको सपोज करिए t2। तो टाइम के बढ़ने से स्लोप बढ़ रहा है ना? इसका मतलब है कि जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज। स्लोप किसको डिनोट करेगा? ds dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ds dt इंक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है।
ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कब होगी? जब ये मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन अगर एक जैसा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर ऐसा कर्व जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि इसमें एंगल इंक्रीज होगा। एंगल के इंक्रीज होने से स्लोप इंक्रीज करेगा, और स्लोप किसको डिनोट कर रहा है? वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है ना। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है। ये थर्ड ग्राफ हो। फिर फोर्थ ग्राफ है इस तरह से, ऐसे। तो आप इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल है ये टेंजेंट बनेगी, और यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट बनेगी। तो एंगल डिक्रीज कर रहा है, ये θ1 एंगल है और ये θ2 एंगल। तो θ2 इज लेस देन θ1, यानी कि स्लोप एट θ2 इज लेस देन स्लोप एट θ1। इसका मतलब है स्लोप डिक्रीज करेगा। तो स्लोप अगर डिक्रीज करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि ds dt डिक्रीज करेगा। तो अगर ds dt डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो ये यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन, डीएक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन की बजाय डीएक्सेलरेशन हो रहा है। डीएक्सेलरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे हमने ये ds dt का ग्राफ समझे थे, उसी तरह से अब पोजीशन टाइम ग्राफ था, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ, dt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि स्पीड इज नेवर नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड या तो जीरो होगी या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर स्पीड टाइम का ग्राफ देखोगे, ये v और ये t, और ये कांस्टेंट ग्राफ है, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप जीरो होगा। स्लोप यहाँ पे किस चीज को डिनोट करेगा? dv dt, यानी कि एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो यहाँ पे ये जो है इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब स्पीड एक जैसी बनी रहेगी। और अगर ये ग्राफ है इस तरह से, तो इसका जो थीटा है वो कांस्टेंट रहेगा, थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो स्लोप अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये dv dt कांस्टेंट है। तो dv dt का मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये सेकंड ग्राफ हो गया। थर्ड ग्राफ देखिए, ये ग्राफ अगर इस तरह से, तो इसका मतलब है कि इसका जो थीटा है वो इंक्रीज करेगा। थीटा इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज करेगा। स्लोप इंक्रीज, स्लोप dv dt को डिनोट करता है, यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा।
तो इसमें एक्सेलरेशन 0 है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन नहीं। और फोर्थ है, अगर ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ बनता है ऐसे, तो इसमें थीटा डिक्रीज करेगा, तो थीटा डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर थीटा डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब इसका स्लोप डिक्रीज करेगा, और अगर स्लोप डिक्रीज करता है तो डीवी dt डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज करेगा। तो स्लोप का चक्कर है सारा, जब पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो स्लोप वेलोसिटी को बताएगा, और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को बताएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, जैसे ये बीटी ग्राफ है, ये मान लीजिए कि T1 है, ये T2 है, और ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो ये वाला जो एरिया है ये किस चीज को बताता है? तो इसमें जो इक्वेशन बनती है वो बनती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी dt, तो डीवी हो जाएगा a dt। अब इसको इंटीग्रेट करिए v1 से लेके v2 तक, मान लीजिए ये वाली जो वेलोसिटी है वो v1 है, और ये वाली जो वेलोसिटी है वो v2 है, तो ये v हो जाएगा, और ये v1 माइनस v2, और ये a, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे t1 से लेके t2 तक, तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये t1 से लेके t2। ठीक है, तो जो एरिया है वो किस चीज को डिनोट करता है? तो ये जो वेलोसिटी वाला ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, v इज इक्वल टू ds dt, ds dt, तो जो ds है ये v dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो ये वाला जो पार्ट है ना v dt, एक्चुअली जो एरिया है वो y dx से रिप्रेजेंट होता है, तो y पे तो v आ जाएगा और x की प्लेस पे t आ जाएगा, तो v dt ये एरिया को डिनोट करता है, और ये ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी टाइम का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है या डिस्टेंस को बताता है। अगर v स्पीड है तो ये डिस्टेंस को बताएगा, और अगर v वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, तो अगर आप vt ग्राफ का एरिया बनाओगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे, ये सपोज करो एक्सेलरेशन है और ये टाइम, ये t1 t2, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी a1 और a2, तो एक्सेलरेशन होता है dv dt, तो dv हो जाएगा a dt, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो dv का जो इंटीग्रेशन है वो तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, और a हो गया y की प्लेस पे, और ये dt, तो y dx यानी कि ये एरिया को डिनोट करेगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो तो चेंज इन वेलोसिटी को बताता है, और वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो या तो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा या डिस्टेंस को बताएगा। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर मैं आपको एक शीट भेजूंगा ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है, वो ग्राफ की शीट्स आपको करनी है। ठीक है बेटा, इसको संडे को डिस्कस करेंगे हम फिर, है ना, संडे सुबह 9 बजे। ठीक है बेटा, तो संडे सुबह 9 बजे तक आपको ग्राफ्स के क्वेश्चंस करने हैं। ओके सर। ठीक है, ओके बेटा।